शिक्षा और संस्कृति की आवाज यानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। इस रेडियो पर हम एक तरफ समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी अपनी समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान और उनकी अपनी प्रतिभाएं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक लेकर आते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारी और कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस विषय के विद्यार्थियों के लिए एक जानकारी के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, और इनकी जानकारी का जो आज का विषय है वो है डिवाइसेस इन कोलन क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है और किस तरह से ये प्रक्रिया पुस्तकालय में पुस्तकों को वर्गीकृत करके संग्रह करने में सहायक सिद्ध होती है, इस विषय में ये पूरी जानकारी रहने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलन क्लासिफिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिवाइसेस। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिवाइसेस होती क्या हैं और इन्हें हम किन किन तरह से प्रयोग करते हैं। तो डिवाइसेस बेसिकली जब हम कोई भी टाइटल को कोड देते हैं तो उस टाइटल को जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करने की युक्तियां को ही हम लोग डिवाइस कहते हैं, और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वो जो एलिमेंट्स को अलग अलग तरीक़ों से हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल डिवाइस के थ्रू या फिर अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस के थ्रू या फिर सब्जेक्ट डिवाइस के थ्रू, तो उन सारे डिवाइसेस के बारे में ही हम पढ़ेंगे। और ये एक तरह से हम कहते हैं डिवाइसेस एक हेल्प करती हैं, किसी भी क्लास नंबर को एक सुंदर रूप प्रदान करती हैं, और साथ ही साथ ये हेल्पफुल होती हैं। जो हमारे रंगनाथन सर ने 3 प्लेन्स दिए थे, आइडिया, वर्बल और नोटेशनल, तो उनमें भी हेल्प करती हैं कि हम उन्हें भी इजीली समझ सकें कि उस पर्टिकुलर टाइटल में किस आइडिया या किस सब्जेक्ट की बात की गई है या उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं। तो उन्हीं को सेग्रीगेट करने का तरीका ही डिवाइसेस कहलाती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लान्स की, आइडिया की बात कर रहे हैं, जो 3 प्लेन्स की, तो हम इन्हें भी समझ लेते हैं कि ये बेसिकली होते क्या हैं। तो रंगनाथन सर ने जो हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम है उसको समझने के लिए 3 प्लेन्स डिज़ाइन किए थे, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। तो आइडिया प्लेन को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे इजी वे में, तो सपोज दैट हम कोई मूवी बनाते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होती है और कॉन्सेप्ट को हम एक स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो वो जो हमारा स्क्रिप्टेड फॉर्म है वो हमारा आइडिया प्लेन कहलाता है। और उस स्क्रिप्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस डायलॉग के थ्रू से रिप्रेजेंट करें, तो जो डायलॉग मेकिंग होती है वो हमारा वर्बल प्लेन कहलाता है। और अगर हम बात करें नोटेशनल प्लेन की, तो वो किसके द्वारा वर्बल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन हो गया या जो एक्टर एक्ट्रेस हो गए, वो हमारे नोटेशनल प्लेन कहलाते हैं। तो ये प्लेन्स को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। तो ये हमारे रंगनाथन द्वारा ये प्लेन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और अब हम बात करते हैं कि डिवाइसेस कितने प्रकार की होती हैं। तो डिवाइसेस जनरली 6 प्रकार की होती हैं: क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, ज्योग्राफिकल डिवाइस, नेमोनिक डिवाइस, अल्फाबेटिकल डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। तो ये डिवाइसेस हैं जो कि हमारे टाइटल को, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और किन किन तरीक़ों से हम उन्हें सेग्रीगेट करके, यानी कि अलग करके एक सुंदर रूप द्वारा हम उसे एक क्लास नंबर दे सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। तो क्रोनोलॉजिकल डिवाइस को से काल क्रम के अनुसार हम उसे अलग करते हैं, और इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसे कि सपोज इट हमारे पास क्लासिफिकेशन स्कीम की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बात क्लासिफिकेशन की ही चल रही है, तो हम क्लासिफिकेशन की ही बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास DC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है, कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम है, ज्योग्राफिक क्लासिफिकेशन है।
और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है। तो बहुत सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन स्कीम है, लेकिन जब अभी तो हमारे पास टाइटल है तो हमें आइडिया लगता है कि हाँ ये हमारे पास ये डेवी डेसिमल द्वारा क्लासिफिकेशन स्कीम है, या सीसी की क्लासिफिकेशन स्कीम है, या फिर हमारी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम है। लेकिन जब इसका क्लास नंबर बन जाता है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके लिए ही हम लोग क्रोनोलॉजिकल डिवाइस देते हैं, जिससे कि हम उसके ओरिजिन या कब उसको डिवाइस किया गया था उस ईयर, अगर हम ओरिजिन ईयर साथ में दे देंगे तो ये हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये क्लासिफिकेशन स्कीम यहाँ पे M76 यानी कि ये 1876 नंबर लिखा हुआ है, 2:51 M76 लिखा हुआ है। तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम है ये DDC वाली क्लासिफिकेशन स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ में ओरिजिन ईयर को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करें तो वहाँ पर भी हमने उसको N3 दे दिया नंबर, यानी कि 1933 नंबर, जो कि उसकी ओरिजिन डेट दी हुई है। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन कोलन क्लासिफिकेशन या डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो बेस नंबर होता है वो तो सेम रहेगा, 2:51, जिसमें कि 2 लाइब्रेरी साइंस का है और 51 क्लासिफिकेशन का है। लेकिन अगर हमने यही नंबर दे दिया तो हम सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे कि ये DDC का है या CC का। तो इसलिए हम उसको ओरिजिन ईयर भी देते हैं, जिससे कि ये हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ ये DDC वाली स्कीम है या फिर ये CC की क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसीलिए हम इसे क्रोनोलॉजिकल डिवाइस कहते हैं, और इसे हम एक सीक्वेंस में, यानी कि सबसे पहले हमारे 1876 वाली रखी जाएगी और फिर हमारी CC यानी कि जो कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में बनी उसको रखा जाएगा। तो इस तरह से भी हम उसे सेग्रीगेट यानी कि अलग कर सकते हैं। और अगर एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे कि गोदान बाय प्रेमचंद, ऑथर बॉर्न ऑन 1886। तो यहाँ पर इससे की बात की गई है गोदान बाय प्रेमचंद। तो यहाँ पर तो टाइटल में आपको दिख रहा है कि हाँ ये प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान की बात की गई है, लेकिन जब आपके पास क्लास नंबर होगा, कॉल नंबर होगा, तो उस केस में आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ये प्रेमचंद द्वारा रचित ही गोदान है? तो इसीलिए हम उसके ऑथर की डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन करते हैं, जिससे कि ये आइडिया लग जाता है कि हाँ ये जो गोदान उपन्यास है ये प्रेमचंद द्वारा रचित ही पुस्तक है। क्योंकि ऐसा बहुत कम हो पाता है कि सेम बुक और सेम ऑथर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम मैच करे। इसीलिए हम उसके ओरिजिन या फिर उसके ऑथर की डेट ऑफ बर्थ साथ में मेंशन करते हैं। इससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित है, या सेम सपोज गोदान किसी और ऑथर द्वारा लिखी गई होती तो उससे भी हमें आइडेंटिफाई हो जाता है उसके डेट ऑफ बर्थ से, यानी कि ऑथर के डेट ऑफ बर्थ से, कि हाँ ये पर्टिकुलर गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है या फिर दूसरी जो गोदान है वो किसी और दूसरे ऑथर द्वारा लिखी गई है। तो इससे हम अलग कर सकते हैं बुक्स को, और जिससे कि हमारे जो सेव द टाइम ऑफ यूज़र है उसको हम कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं, और वो हमारा लॉ है वो हमारा उपयोग हो पाता है लाइब्रेरीज में। क्योंकि हम अगर गोदान को ढूंढने जाते हैं तो ज़रूर नहीं कि वो प्रेमचंद द्वारा रचित ही उपन्यास मिल सके, वो कोई और ऑथर द्वारा भी लिखा हो सकता है। और इसीलिए अगर हम उसके साथ में डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर देते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये उसी पर्टिकुलर ऑथर की ही पुस्तक गोदान है, या फिर कोई भी दूसरी किताब हो सकती है उस केस में। तो ये हम सेव द टाइम ऑफ यूज़र इस लॉ को कैसे प्रयोग में ला सकते हैं और कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, इन सारे डिवाइसेस के द्वारा हम जो 5 लॉज हैं उनको कहीं ना कहीं हम उसकी प्रतिपूर्ति कर पा रहे हैं। तो वो डिवाइसेस हमारे लॉज को भी फुलफिल करने में यूज़फुल है। तो ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस भी एक अच्छा एग्जाम्पल था उन 5 लॉज को फुलफिल करने का। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे डिवाइस के बारे में, जो कि ज्योग्राफिकल डिवाइस है। ज्योग्राफिकल डिवाइस जैसे कि नाम से ही प्रदर्शित है कि किसी भी स्थान की बात की जा रही है और उस स्थान के कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है, चाहे वो किसी देश का हो या फिर किसी राज्य का हो या किसी शहर का हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक की भी बात की जा रही है। जैसे कि सपोज दैट इंडियन लॉ हो गया, या फिर इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन फिलोसफी हो गई, इंडियन साइकोलॉजी हो गई, या फिर लॉ ऑफ इंग्लैंड हो गया। तो इसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर देश की या स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि ये हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लिया बुक हमारे पास आई लॉ की किताब, तो लॉ की किताब से हम सर्च नहीं कर सकते। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा लॉ, इंडियन लॉ, तो हम इंडियन लॉ से हम बुक्स को आसानी से सर्च कर सकते हैं।
अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री कौन सी हिस्ट्री, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम उस बुक तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी तरह से अगर फिलॉसफी की बात की जा रही है तो फिलॉसफी की किताब चाहिए किसी यूजर को, तो फिलॉसफी तो ठीक है, लेकिन कौन सी फिलॉसफी, बहुत सारी फिलॉसफी हो सकती हैं, तो उस केस में हम लोग जोग्राफिकल डिवाइस का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, जो कि अल्फाबेटिकल डिवाइस है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हमने टाइटल को अलग अलग तरीकों से सेग्रीगेट किया हुआ है। जैसे कि हमारे पास सपोज दैट एक टाइटल आया बासमती राइस प्लांट का। अब हम यहाँ पर नंबर देते हैं J381B। अगर हम बी हटा दें तो कोई भी राइस होगा, चाहे वो काला नमक होगा, चाहे सोना हो, या फिर कोई मसूरी चावल हो गया, है ना। तो डिफरेंट टाइप के जो चावल है सबका नंबर तो सेम है, लेकिन अगर हम बासमती उसे बता रहे हैं तो बासमती का नंबर कैसे हम देंगे। तो यहीं पर जो अल्फाबेटिकल डिवाइस का हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, यहीं पर उस बासमती को हमने कैपिटल बी नाम दे दिया, जिससे कि हमें ये आइडिया लग गया कि जो चावल की बात की जा रही है या राइस प्लांट की बात की जा रही है वो पर्टिकुलर बासमती के बारे में बता रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से शेक्सपियर हैमलेट, यानी कि जो हैमलेट है वो एक ड्रामा है, बहुत ही फेमस ड्रामा है शेक्सपियर का। तो अगर हम शेक्सपियर ड्रामा को सर्च करेंगे तो हमें आसानी से मिल नहीं पाएगा, क्योंकि भाई ड्रामा तो शेक्सपियर ने बहुत सारे लिखे हैं, और हम अगर हैमलेट को अगर उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करें कि हाँ पर्टिकुलर मुझे हैमलेट चाहिए, तो हम बुक्स में सर्च करते रहेंगे और हमें शेक्सपियर के सारे ड्रामा को सर्च करना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस होता है कि हम सारे ड्रामास को सर्च करें, उस प्रोसेस से बचने के लिए ही हमने अल्फाबेटिकल डिवाइस का यूज किया। और बस हमने क्या किया कि जो हमने शेक्सपियर ड्रामा का नंबर लिया, लास्ट में हमने H यहाँ पर दे दिया। तो इससे कि हमारा शेक्सपियर ऑफ हैमलेट का नंबर आसानी से हमें सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और हमारा जो सेव द टाइम ऑफ यूजर है उसकी भी प्रतिपूर्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से एग्जांपल और भी ले लेते हैं, जैसे कि दशहरी मैंगो प्लांट है। तो दशहरी मैंगो प्लांट अगर हम बात करें तो बहुत सारे मैंगोज की वैरायटीज होती हैं। तो एक जैसे प्रोडक्ट की अगर बहुत सारी वैरायटीज हैं तो उस केस में हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। इसी वजह से हम उस प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं वही अल्फाबेटिकल डिवाइस कहलाती है। और उसमें क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, ब्रांड होता है, उसके नाम का हम लोग फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर या फिर मैक्सिमम 3 लेटर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्रेटा कार हो गई, मारुति कार हो गई, होंडा कार हो गई, डिफरेंट टाइप की कार्स होती हैं। तो अगर हम बात करें कार की, तो कार का नंबर बनाने के लिए हम सिंपली इंजीनियरिंग में जाएंगे और इंजीनियरिंग में D5133 कार का नंबर बना लेंगे। लेकिन इस कार से हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये पर्टिकुलर हम क्रेटा की बात कर रहे हैं या मारुति की बात कर रहे हैं या फिर मर्सिडीज की बात कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो ब्रांड है या जो उसका नाम यहाँ पे दे देते हैं, जिससे कि हमें ये मालूम चल जाता है कि हाँ हम किस पर्टिकुलर कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको जो नाम देते हैं, ये हमारा जो वो किस डिवाइस के अंतर्गत आता है, वो हमारा अल्फाबेटिकल डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो ये अल्फाबेटिकल डिवाइस के बारे में था। और अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट डिवाइस के बारे में। तो सब्जेक्ट डिवाइस बेसिकली क्या होता है कि 2 मेन क्लासेस होती हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स रिलेट करती हैं, उनको एक साथ यूज करते हैं, एक साथ प्रयोग करते हैं। और उसके लिए जो सिंबल होता है वो सर्कुलर ब्रैकेट प्रयोग होता है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सब्जेक्ट डिवाइस किस केस में यूज होता है और उसके लिए कौन सा सिंबल प्रयोग में लाया जाता है। तो सब्जेक्ट डिवाइस बेसिकली 2 मेन क्लासेस जब अलग अलग होती हैं उस केस में हम लोग सब्जेक्ट डिवाइस का यूज करते हैं, और उसके लिए सिंबल जो होता है सर्कुलर ब्रैकेट होता है। जैसे कि अगर बात करें हिंदू लॉ की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हिंदू अलग हमारी मेन क्लास है, लॉ अलग मेन क्लास है। तो हिंदू हमारी रिलीजियस के अंदर आती है और लॉ तो अलग ही मेन क्लास है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो मेन बात की जा रही है यानी कि लॉ, कौन सा लॉ, हिंदू लॉ, तो यहाँ पे लॉ की बात की जा रही है यानी कि लॉ पे फोकस हो रहा है, तो हम जेड को बाहर रखेंगे और जिस पे फोकस कम हो रहा है उसको अंदर रखते हैं सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, यानी कि जेड इन सर्कुलर ब्रैकेट क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हो गई या रिलीजियस लाइब्रेरी हो गई या मेडिकल लाइब्रेरी हो गई, तो डिफरेंट लाइब्रेरीज की बात हो रही है और इस पे किस पे फोर्स पड़ रहा है, किसकी लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी रिलीजियस, तो कौन सी लाइब्रेरी, रिलीजन की लाइब्रेरी। तो आप खुद से क्वेश्चन करके खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पे फोकस हो रहा है और कौन सा सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो जिस पे फोकस हो रहा है
वो हमारा बाहर रहता है, और जो फोकस कम हो रहा है वो सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर जाता है। जैसे एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी? एग्रीकल्चर लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी बाहर रहेगा, और हमारा जो सर्कुलर ब्रैकेट में हमारा जो दूसरी मेन क्लास है एग्रीकल्चर की जे, वो चला जाएगा। इसी प्रकार से रिलीजियस लाइब्रेरी की बात करें तो सेम, उसमें भी दो बाहर रहेगा, फोर अदर का नंबर होगा, और क्यू रिलीजन का नंबर आपका सर्कुलर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट डिवाइसेस का यहाँ पे हमने बात की थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस बेसिकली क्या होता है कि दो की बात यहाँ पर भी की गई, दो की बात सब्जेक्ट डिवाइस में भी की गई है। तो बस ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि कौन से दो, यानी कि दो पर्सनैलिटी की बात की जाएगी तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का प्रयोग होगा, और अगर दो सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो आपका सब्जेक्ट डिवाइस होगा। तो ये बात ध्यान देने वाली है, और इसे आप याद रख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि सुपर इम्पोजिशन में दो फेसेट होते हैं किसी एक मेन क्लास के, और दोनों कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे से आच्छादित होते हैं या फिर ओवरलैप होते हैं। तो उस केस में हम लोग सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का यूज़ करते हैं। और इसका जो सिंबल होता है, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका सिंबल जो होता है वो हाइफन होता है, यानी कि जो डैश होता है उसे हम लोग हाइफन बोलते हैं यहाँ पे। तो ये सुपर इम्पोजिशन डिवाइस है जिसमें कि एक साथ दो पर्सनैलिटीज होती हैं जो कि एक ही मेन क्लास से या एक ही आइसोलेट से जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि बोन्स ऑफ हेड है, तो ये इसकी मेन क्लास क्या है? इसकी मेन क्लास है एल मेडिसिन। तो ये मेन क्लास में दो पर्सनैलिटीज है, बोन्स भी है और हेड भी है। तो यहाँ पर आप बोन्स का नंबर आपका 18 है और हेड का नंबर 82 है। तो इसी प्रकार से आर्टरीज ऑफ आइज ऑफ द मैन है ना, या फिर हेयर ऑफ हेड्स ऑफ फीमेल, अर्बन यूथ, वर्किंग क्लास वीमेन। तो अगर हम बात करें अर्बन यूथ, तो इसकी भी मेन क्लास आपकी क्या है? सोशियोलॉजी है ना। और सोशियोलॉजी में अर्बन और रूरल ये भी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। अर्बन एक अलग पर्सनैलिटीज है, यूथ भी एक अलग पर्सनैलिटीज है, यानी कि दो की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का यूज किया गया है। और अगर हम बात करें वर्किंग क्लास वीमेंस की, तो यहाँ पे वर्किंग क्लास या फिर इकोनॉमिक क्लास या अलग अलग क्लासेस की बात की जा रही है। आपकी सोशियोलॉजी मेन क्लास है इसकी, और इसकी दो अलग अलग पर्सनैलिटी की बात की जा रही है। तो इसको हम लोग वर्किंग क्लास के लिए 15 और हाइफन लगा के हम लोग 49 वीमेंस का नंबर दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग सुपर इम्पोजिशन डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये डिवाइसेस क्लियर हुई होंगी। और लास्ट में आता है हमारा नेमोनिक डिवाइस, और यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ध्यान देने वाली है, जो इसकी स्पेलिंग है वो एम से स्टार्ट होती है, लेकिन इसका उच्चारण जो होता है वो नेमोनिक, यानी कि एम साइलेंट होता है। तो ये भी थोड़ा सा इसको भी याद करने वाली बात है। और इसका मतलब क्या होता है कि हम इसे कैसे मेमोरी में फीड करें या कैसे हम आसानी से याद कर सके। और इसका क्वेश्चन अक्सर बनता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ऐड टू मेमोरी या फिर इजी टू लर्न, कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो जो रंगनाथन सर थे हमारे, वो एक मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने एक हमारी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसे हम बाइबल भी कहते हैं लाइब्रेरी साइंस की, और इसमें अपने पूरे ज्ञान को उड़ेल दिया एक तरह से। और इससे इतना सारा इसमें सारी चीज़ें हैं, तो हम कैसे याद कर सकते हैं, तो बिना कोरिलेट किए हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इसीलिए रंगनाथन सर ने इस डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि हम आसानी से डिफरेंट एक तरह की चीज़ों के बीच में कोरिलेशन करके उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए उन्होंने अलग अलग डिजिट भी दिए हैं, जो कि 1 से लेके 8 तक है। और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे हम। जैसे कि डिजिट 1 है, तो डिजिट 1 से हम बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं, जैसे कि गॉड हो गया, यानी कि भगवान, वर्ल्ड, यूनिटी, या फिर एक डायमेंशन वाली चीज़ें, सॉलिड स्टेट। तो क्योंकि गॉड भी एक को प्रदर्शित करता है, वर्ल्ड भी एक होता है, यूनिटी को भी एकता से रिप्रेजेंट करते हैं, वन डायमेंशन की भी बात की गई है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि हाँ, डिजिट 1 द्वारा हम इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये एक याद करने का तरीका है कि इसे ही हम मेमोरी डिवाइस बोलते हैं। और इसी प्रकार से अगर बात करें डिजिट 2 की, तो डिजिट 2 में क्या है, 2 डायमेंशन वाली चीज़ें, कॉनिकल हो गया, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो कि 2 डायमेंशनल हैं, वो सारे हमारे 2 डिजिट के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से 3 डिजिट द्वारा 3 डायमेंशन की बात की गई। इसी प्रकार से 4 द्वारा पैथोलॉजी, डिजीज, सिंथेसिस, हीट, और इस तरह के चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से 5 द्वारा एनर्जी, लाइट, रेडिएशन, ऑर्गेनिक, लिक्विड, वाटर, इस तरह की चीज़ों को हम
याद कर सकते हैं, मतलब कोरिलेट करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वन को गॉड, वर्ल्ड, यूनिटी से कोरिलेट करा गया है, और अगर हमें डिजिट वन याद है तो हमें लगता है कि हाँ ये गॉड, वर्ल्ड, यूनिटी सबके लिए सेम है। तो इस तरह से हम कोरिलेट करके कोई भी एक को याद करके हमें उससे रिलेटेड सारी चीज़ें याद हो सकती हैं ईजिली। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिससे कि हम चीज़ों को आसानी से अपनी मेमोरी में फीड कर सकते हैं और आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ डिवाइसेस के बारे में हमने डिस्कस किया, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इसके। और इससे अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और इसके शॉर्ट फॉर्म भी आते हैं, जैसे कि क्या होता है मेमोरी डिवाइस। तो हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि ऐड टू मेमोरी, यानी कि हम मेमोरी में कैसे ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसी बारे में रंगनाथन सर ने इस डिवाइस में बताया था। इसी प्रकार से क्रोलॉजिकल डिवाइस, यानी कि हम कैसे ईयर वाइज या ओरिजिन ऑफ डेट, यानी कि पर्टिकुलर कोई इन्वेंशन हुआ या फिर कोई डिस्कवरी हुई इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, तो उस इन्वेंशन के साथ साथ उस ओरिजिन ऑफ डेट को भी रखते हैं। तो आसानी से हम उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्योग्राफिकल डिवाइस में भी हम उस पर्टिकुलर देश की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस में भी 2-3 चीज़ों को हम लोग सेग्रेट कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वाली चीज़ों को। तो इसी तरह से हमने आज बात की डिवाइसेस के बारे में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।